सो हेलो डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और ठीक होंगे। स्वागत है आपका आज के इस बेहतरीन से वीडियो में, जिसमें हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारी रैपिड रिवीजन सीरीज ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जी हां दोस्तों, मैं लेके आ गया हूं बहुत जल्द आप सभी के सामने चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जी हां दोस्तों, आज हम मेटल्स और नॉन मेटल चैप्टर के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पर हम सभी क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं और आपको उन सभी आंसर्स का एक्सप्लेनेशन भी मिलता रहेगा। तो दोस्तों बने रहिए हमारे वीडियो की तरफ। चलते हैं हमारी पहले नंबर की स्लाइड पर। क्या बोलता है अपना पहले नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है यहाँ पर लिखा हुआ है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म और मिनरल और गैंग। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये लगता है बोर्ड एग्जाम का बहुत ही है ना पसंदीदा क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि बोर्ड क्या करती है, हर 2 साल में इस क्वेश्चन को एक ना एक बार तो पूछ ही लेती है। हर 2 साल में इसको पूछ लिया जाता है, और मिनरल और गैंग में डिफरेंस बताना, इसकी डेफिनेशन लिखना, ये पूछ लेते हैं। तो आज हम इस क्वेश्चन को, इस आंसर को कवर करने वाले हैं। बढ़ते हैं। पहले यहाँ पर लिखा हुआ है और किसको बोलते हैं? और को देखो दोस्तों, और को हम बोलते हैं हिंदी में अयस्क। क्या बोलते हैं? अयस्क। अब अयस्क होते क्या है और क्या होता है उसको समझते हैं। मिनरल्स विच कंटेन अ हाई परसेंटेज ऑफ अ पार्टिकुलर मेटल and from which the metal can be extracted profitably are known as ores। ores किन्हें कहते हैं? ऐसे खनिज जिनमें कि किसी एक विशेष धातु का हाई परसेंटेज मौजूद होता है ना। एक ऐसा खनिज जिसमें कि किसी एक विशेष धातु का हाई परसेंटेज होता है और जिसमें से उस मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, यानी कि बाहर निकाला जाता है प्रॉफिटेबली तरीके से, उसको हम बोलते हैं ओर्स, या फिर उसको हम बोलेंगे अयस्क। ठीक है, अब समझते हैं मिनरल को। मिनरल यानी खनिज। खनिज किसको कहते हैं? खनिज को देख लेते हैं सबसे पहले। अब द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विच आर फाउंड नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट। ऐसे एलिमेंट को हम तत्व बोलते हैं। तो ऐसे तत्व या फिर ऐसे यौगिक जिनको कि हम अर्थ क्रस्ट में, जो कहां पर पाए जाते हैं? अर्थ की क्रस्ट, यानी कि हमारी पृथ्वी की पपड़ी पर नेचुरल तरीके से पाए जाते हैं, उसको हम बोलते हैं मिनरल्स, खनिज बोलते हैं उसको। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं गैंग की तरफ। गैंग क्या होता है? गैंग द इंप्योरिटीज प्रेजेंट इन द ओर्स। जी हाँ दोस्तों, अयस्क में यानी ओर्स में जो अशुद्धियां पाई जाती हैं, जैसे कि रेत या फिर चट्टाने एक्सेट्रा, उनको हम कहते हैं गैंग। ठीक है, तो यहां पर ये जो क्वेश्चन था बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट से देखा जाए तो। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है उसको हम देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं भैया। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग, सोडियम, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम एंड क्लोरीन। देखिए बोर्ड में हर साल इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आता ही आता है। आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है किसी एलिमेंट्स का। यहाँ पर सोडियम दिया है, ऑक्सीजन दिया है, मैग्नीशियम दिया और क्लोरीन दिया है, तो एक एक करके इनका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं हम। ठीक है, सोडियम की अगर हम बात करें, सोडियम का सिंबल क्या होता है? सोडियम की सिंबल की अगर मैं बात करूं, सोडियम का सिंबल होता है Na। क्या होता है? Na। तो Na अगर इसका सिंबल होता है, Na इसका सिंबल है, उसका एटॉमिक नंबर होता है 11 सोडियम का। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर मैं बात करूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी होने वाली है 2, 8 एंड 1। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेल्स, यानी कि के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और एम शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में आपको कुछ भी नहीं करना है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में आपको सबसे पहले उसका सिंबल क्या है, उस सिंबल को लिख देना है। ठीक है, और उसकी आउटर मोस्ट शेल, यानी सबसे बाहर की शेल कौन सी? एम, है ना। सबसे बाहर की शेल है एम, तो उसकी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद है, बस उसको ऐसे डॉट से बता देना है। ठीक है, तो ये बन गया हमारा सोडियम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इसी प्रकार हम ऑक्सीजन का बनाएंगे। किसका बनाएंगे? ऑक्सीजन का बनाएंगे। तो ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं, ऑक्सीजन का सिंबल होता है O। क्या होता है? O। और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। कितना होता है? 8 होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसके अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मैं बात करूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी हो जाएगी कितनी? 2 एंड 6, यानी के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और एल शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। तो क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करना है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमको नॉर्मली इसका सिंबल बनाना है, ऐसा है ना। सिंबल बनाने के बाद कितने इलेक्ट्रॉन है इसकी आउटर मोस्ट शेल में? सबसे बाहर की शेल में 6 है ना। देखिए दोस्तों, 2 यहां पर आ जाएंगे, 2 यहां पर आ जाएंगे और 2 यहां पर आ जाएंगे। ठीक है, ये बन गया ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। आगे बढ़ते हैं। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है भैया? मैग्नीशियम के अगर सिंबल की मैं बात करूं, मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg। क्या होता है? Mg। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12 होता है। कितना होता है? 12 होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर मैं बात करूं, 2, 8 एंड 2, यानी के शेल में 2, एल शेल में 8 और एम शेल में
2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या करना है, सिंबल लिखेंगे, सिंबल क्या है इसका, Mg। और आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट यानी सबसे बाहर की शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 यहां पर हम रख देंगे। ये बन गया हमारा मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इसी प्रकार हम क्लोरीन का बनाएंगे। क्लोरीन की अगर मैं बात करूं, इसका सिंबल होता है Cl। क्या होता है, Cl होता है। एटॉमिक नंबर इसका होता है 17। कितना होता है, 17। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी होने वाली है 2, 8 एंड 7। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 8 और एम शेल में आपके होने वाले 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 7 इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर वाली शेल में है, तो हम बनाएंगे सबसे पहले इसका सिंबल Cl। और इसके बाद 7 इलेक्ट्रॉन है तो उनको रख देंगे 2, 4, 2, 6 और 1, 7। ये इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया, किसका, क्लोरीन का। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना आ गया होगा, आप सीख गए होंगे। नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, शो द फॉर्मेशन ऑफ Na2O यानी कि सोडियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। सोडियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करना है, इसको बनाना है कैसे, इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करवाकर। तो देखिए आप, सबसे पहले हमारे पास है Na2O यानी सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड को कैसे बनाएंगे, यहां पर देखिए आप, नीचे देखना अब, यहां पर कितने सोडियम है अपने पास, एक सोडियम ये। ठीक है, और सोडियम आपको पता है, सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में, यानी इसका स्ट्रक्चर कैसा बनता है, इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर इस प्रकार बनता है। तो सोडियम की आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये सोडियम का स्ट्रक्चर बना दिया। कितने सोडियम है, 2 सोडियम है हमारे पास, एक और नीचे बना देंगे, ये हमने बना दिया एक और नीचे, है ना, 2 सोडियम हो गए। और सोडियम के साथ में 1 ऑक्सीजन है, यहाँ पर कितना ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर किस प्रकार बनाया था हमने, यहाँ पर देखिए, ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर बनाया था O, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 यहाँ पर और 2 नीचे। ठीक है, ये बन गया यहाँ पर किसका, ऑक्सीजन का। अब क्या होता है दोस्तों, ऑक्सीजन को अपनी आउटर मोस्ट, अब देखो जो 2 यहाँ पर सोडियम है, ये 2 क्या करेंगे, ये ऊपर वाला सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और नीचे वाला सोडियम भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। क्यों लूज करते हैं, अच्छा ये इसकी जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन, इसको लूज क्यों करता है, क्योंकि इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है ना। क्या कंप्लीट करना है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, यानी कि किसी भी एलिमेंट को, नोबल गैस को या फिर स्टेबल होने के लिए उसकी आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसके पास जो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है ना, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसको लूज करता है। क्या करता है, इसको लूज करता है ना। एक मिनट, इसको मिटा देता हूं मैं। तो वह उस इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। तो यहाँ पर एक सोडियम ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और ये वाला 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ऑक्सीजन के पास कितने, 6। कितने हैं ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में, 6 है। इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है, यानी 2 की आवश्यकता है। कितने की आवश्यकता है, 2 की आवश्यकता है। तो एक इससे लेगा, एक इससे लेगा। अब देखो सोडियम को यहाँ पर लिखते हैं, सोडियम को लिखते हैं। अब इसको लिखना कैसा है वो देखो, यहाँ पर ये लिख दिया हमने सोडियम। ठीक है, अब सोडियम ने क्या, इलेक्ट्रॉन को लूज किया। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन को जब लूज करेगा तो सोडियम पर चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, है ना। तो सोडियम क्या बन गया, सोडियम क्या बन गया, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, सोडियम पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अच्छा, कितने आयन सोडियम ने लूज करे, 2 आयन, 2 आयन सोडियम ने लूज किए हैं, तो 2Na प्लस आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 सोडियम है, 2 आयन हो गए, है ना, तो 2Na प्लस हो गया। 2Na प्लस के बाद में ऑक्सीजन को किस प्रकार बनाएंगे हम, देखो ऑक्सीजन को यहां पर देखो, ये ऑक्सीजन 1, 2, 3, 4, 5, 6, है ना। अब 6 के बाद 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिल गए हैं सोडियम से, एक इस सोडियम से, एक इस सोडियम से, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिले हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिले हैं, है ना। अब सोडियम, ऑक्सीजन क्या बन गया, एनायन बन गया। क्या बन गया, एनायन, क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए। तो एनायन को हम लिखते हैं ब्रैकेट के अंदर, जो ऑक्सीजन एनायन बन गया तो इसको हम लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर। और इस पर आयन कितने आ जाएंगे, 2 माइनस, क्या आ जाएगा इस पर चार्ज, 2 माइनस, क्योंकि 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसके पास है। कितने हैं, 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव चार्ज, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव चार्ज, तो यहां पर आयन हो जाएंगे 2 माइनस। तो उम्मीद करता हूं आपको इसका फॉर्मेशन समझ में आया होगा। आगे हम मैग्नीशियम ऑक्साइड का समझते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की अगर मैं बात करूं, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में आप देखिए, पहले तो है मैग्नीशियम, क्या है, मैग्नीशियम, ये लिख देता हूं मैं, मैग्नीशियम Mg लिख दिया। मैग्नीशियम का स्ट्रक्चर हमने यहां पर बनाया था, यहां पर देखिए आप, मैग्नीशियम का स्ट्रक्चर, कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नॉर्मली इसको ऐसे ही लिखना है। आगे मैग्नीशियम के साथ है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को यहां पर लिख दो आप, है ना। ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर, 2 इलेक्ट्रॉन यहां, 2 इलेक्ट्रॉन यहां और 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर, ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन आ गए यहां पर। अब बनाएंगे किस प्रकार इसको बनाएंगे किस प्रकार, यहां पर देखिए, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इधर से, 1 इलेक्ट्रॉन इधर से। मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, बनेगा किस प्रकार, यहां पर आप देखिए बनेगा किस प्रकार।
ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको शिफ्ट कर लेता हूं इधर। बनेगा किस प्रकार, यहां पर देखना, सबसे पहले है मैग्नीशियम। क्या है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम एक ही है, लेकिन मैग्नीशियम में हमने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए। अब 2 इलेक्ट्रॉन अगर इसके पास से लूज हो गए तो इस पर चार्ज आ गया, क्या, इस पर चार्ज आ गया 2 पॉजिटिव। 2 पॉजिटिव क्यों आया, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, तो 2 पॉजिटिव इस पर चार्ज आ गया। और आगे हम लिखेंगे ब्रैकेट में, है ना, मैं नीचे कर देता हूं, ये यहां पर आ नहीं पाएगा, ब्लैक में आपको दिखेगा नहीं, मैं नीचे कर देता हूं। आगे हमारे पास है क्या, ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास 2, तो 4, 2 6, और इसको कितने इलेक्ट्रॉन मिले मैग्नीशियम से, 2 इलेक्ट्रॉन मिले, तो 2 को हम क्रॉस से बताएंगे, और ये एनायन बन गया। क्या बन गया, एनायन, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए, अब 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिले, एनायन बन गया। तो हम ब्रैकेट बनाएंगे यहां पर, इस प्रकार आपको ब्रैकेट बनाना है, और यह बन गया एनायन, तो इस पर चार्ज आ जाएगा 2-। ठीक है, इस पर चार्ज आ गया 2-, तो ये कंपाउंड बन गया। तो ये हो गया फॉर्मेशन किसका, सोडियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो गया यहाँ पर। तो हमने इसकी स्ट्रक्चर भी बना दिया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर बोर्ड में आपको किसी का भी इलेक्ट्रॉन रोड स्ट्रक्चर बनाने को आता है तो आपको बना देना है। फॉर्मेशन अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड का या फिर सोडियम ऑक्साइड का या फिर किसी का भी फॉर्मेशन अगर आ गया तो उम्मीद करता हूं आपसे कि आप उसको अच्छी तरीके से अटेम्प्ट करेंगे, उस आंसर को करके आना आप लोगों को। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा बोलता है यहाँ पर, कंपेयर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, है ना। जितनी भी धातुएं होती है और अधातुएं होती है, उनकी भौतिक प्रॉपर्टीज या फिर भौतिक गुण को हमें कंपेयर करना है। ठीक है, तो इधर मैंने लिख दिया मेटल्स, इधर लिख दिया नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज, और यहाँ पर ये कुछ प्रॉपर्टी यहाँ पर है और यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे इनको। पहली प्रॉपर्टी है कंडक्टिविटी। क्या है, कंडक्टिविटी। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जितनी भी धातुएं होती है, मेटल्स होती है, वहां इलेक्ट्रिसिटी और हीट की, है ना, ऊष्मा और इलेक्ट्रिसिटी की आपकी गुड कंडक्टर होती है कौन, मेटल्स। लेकिन नॉन मेटल्स की बात करें तो ग्रेफाइट और कार्बन को अगर हम छोड़ दें, ग्रेफाइट और कार्बन को अगर हम छोड़ दें तो सारी जो नॉन मेटल्स होती है वहां बैड कंडक्टर होती है हीट और इलेक्ट्रिसिटी की। यानी कि नॉन मेटल्स में ना ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगी, है ना, और ना ही उसमें हीट कंडक्ट करेगी। लकड़ी, लकड़ी नॉन मेटल है ना, गर्म करोगे अगर उसके एक हिस्से को, दूसरा हिस्सा गर्म होगा क्या, सिर्फ यही गर्म होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी। मेटल्स आर मेलेबल एंड डक्टाइल, है ना। जितनी भी मेटल्स होती है, धातु होती है, वह मेलेबल होती है और डक्टाइल होती है। यानी कि मेटल्स को आप पतली चादर में, जब उनको आप हैमर से, हथौड़े से ठोकते हो मेटल्स को, तो वो पतली चादर में कन्वर्ट हो सकती है, तो उसको बोलते हैं मेलेबल। और डक्टाइल यानी कि उनको हम तार में भी खींच सकते हैं। किसमें खींच सकते हैं, तार में, यानी धातुओं का तार भी बनाया जा सकता है। नॉन मेटल्स आर नाइदर मेलेबल और नॉर डक्टाइल, दे आर ब्रिटल। नॉन मेटल्स की अगर हम बात करें, यह ना ही मेलेबल होती है और ना ही डक्टाइल होती है, यह ब्रिटल होती है। कैसी होती है, ब्रिटल, जिसको हम बोलते हैं भंगूर, है ना, जो आसानी से टूट जाती है। स्टेट अवस्था हम देखें, मेटल्स आर सॉलिड। जितनी भी धातुएं होती है, फॉर एग्जांपल आयरन सॉलिड होता है, कैसा होता है, सॉलिड या फिर ठोस, एक्सेप्ट मर्क्यूरी। अगर मर्क्यूरी को अगर हम छोड़ दें, मर्क्यूरी यानी पारा, क्योंकि पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो किसी रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। किस स्टेट में पाई जाती है, लिक्विड स्टेट में। नॉन मेटल्स एग्जिस्ट इन ऑल 3 स्टेट्स। जितनी भी नॉन मेटल्स होती है वहां ऑल 3 स्टेट्स में पाई जाती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस में यहां पाई जा सकती है। मेटेलिक लस्ट्रस, ठीक है, मेटल्स आर लस्ट्रस, दे कैन बी पॉलिश्ड। जितनी भी धातुएं होती है वहां लस्ट्रस होती है। कैसी होती है, लस्ट्रस यानी चमकदार होती है ना, और इनको पॉलिश किया जा सकता है। नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस, है ना, यहाँ नहीं चमकती है, लस्ट्रस नहीं होती है ये। दे कैन नॉट बी पॉलिश्ड, इनको पॉलिश्ड नहीं किया जा सकता। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेटल्स पोसेसेस हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा होता है, लेकिन नॉन मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, कम होता है। ठीक है, तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी थी किसकी, मेटल्स की और नॉन मेटल की, हमने कंपेयर कर दिया। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आपको अच्छे से इसको अटेम्प्ट करके आना है और मार्क्स आपको प्राप्त करने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा, गिव द रीजन व्हाई कॉपर इज यूज्ड टू मेक हॉट वाटर टैंक्स बट स्टील एंड एलॉय इज नॉट। कारण बताना है हमको। क्या कारण बताना है कि जो कॉपर होता है ना, कॉपर, कॉपर को गर्म पानी के टैंक के रूप में क्यों इस्तेमाल किया जाता है बट स्टील इज नॉट, है ना। स्टील आपने देखा कभी भी स्टील का उपयोग हॉट वाटर टैंक के रूप में इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन कॉपर का किया था। कॉपर में ऐसी क्या प्रॉपर्टी है जो स्टील में नहीं है। ठीक है, देखते हैं आंसर क्या है इसका।
कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, हॉट वाटर और स्टीम। भैया आपका जो कॉपर होता है, तांबा है ना, वह ना ही कोल्ड वाटर से, ठंडे पानी से, ना ही गर्म पानी से और ना ही भाप से रिएक्ट करता है, ठीक है। यानी कि यह रिएक्ट नहीं करता है पानी से, किसी भी प्रकार के पानी से, चाहे वो ठंडा हो, गर्म हो या फिर वो स्टीम ही क्यों ना हो, कॉपर उससे रिएक्ट नहीं करता है। हावेवर जबकि आयरन रिएक्ट विद स्टीम, जो आयरन होता है वह रिएक्ट करता है स्टीम से, भाप से। किससे? भाप से रिएक्ट करता है ना। इफ द हॉट वाटर टैंक्स आर मेड ऑफ स्टील, अगर हॉट वाटर टैंक्स यानी गर्म पानी के जो टैंक होते हैं उनको अगर स्टील के बनाए जाए, किसके? स्टील के बनाए जाए। और आपको मैं बता दूं, स्टील जो है क्या है? एलॉय है, किसका? आयरन का। मतलब स्टील आयरन से मिलकर बनाए, मतलब उसमें आयरन है, क्या है? आयरन है। देन आयरन वुड रिएक्ट विगोरसली विद स्टीम, है ना। उसके बाद जो आयरन है वह उस स्टीम से विगोरसली रिएक्ट करेगा, फॉर्म्ड फ्रॉम हॉट वाटर टू आयरन ऑक्साइड, है ना। और वहां हॉट वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाएगा? आयरन ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा? आयरन ऑक्साइड, विच डैमेज द टैंक ओवर टाइम, जो कि उस टैंक को डैमेज कर सकता है हर समय, ठीक है, हर समय उस टैंक को डैमेज कर सकता है। ये रिएक्शन आप देखिए, 3Fe + 4H2O, है ना। आयरन रिएक्ट कर रहा है पानी के साथ में, हो सकता है स्टीम, क्योंकि स्टीम के फॉर्म में है ना, तो स्टीम फॉर्म में वाटर है, तो यहाँ पर बन गया फेरस ऑक्साइड। क्या बन गया? फेरस ऑक्साइड, मतलब आयरन का ऑक्साइड बन गया है। क्या बन गया? आयरन का ऑक्साइड, है ना। अब आयरन का ऑक्साइड यानी कि जंग, रस्ट, ठीक है, और साथ में हाइड्रोजन गैस यहाँ पर बन गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड? गिव 2 एग्जांपल ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं और इसके 2 एग्जांपल हमको देने हैं, तो यहाँ पर बहुत अच्छे से देख लेते हैं। दोज ऑक्साइड दैट बिहेव इज बोथ एसिडिक एंड बेसिक ऑक्साइड, ऐसे ऑक्साइड जो दोनों प्रकार से, है ना, जो दोनों प्रकार से एसिडिक और बेसिक ऑक्साइड की तरह बिहेव करते हो। ऐसे ऑक्साइड जो एसिडिक बिहेवियर भी करते हो और बेसिक ऑक्साइड का बिहेवियर भी शो करते हो, ऐसे ऑक्साइड को हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ऐसे ऑक्साइड जो एसिडिक ऑक्साइड और बेसिक ऑक्साइड की तरफ बिहेव करते हो उनको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एग्जांपल है एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 एंड जिंक ऑक्साइड ZnO, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको दोनों आंसर अच्छे समझ में आए होंगे। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आंसर की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है उसको देख लेते हैं। वाई इज टाइटेनियम कार्ड स्ट्रेटेजिक मेटल? जो टाइटेनियम धातु है ना, उस टाइटेनियम की धातु को स्ट्रेटेजिक मेटल यानी कि सामरिक, क्या कहते हैं उसे? सामरिक, है ना। सामरिक धातु क्यों कहते हैं, है ना, सामरिक धातु क्यों कहते हैं? टाइटेनियम मेटल इज वेरी हार्ड एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। भैया जो टाइटेनियम धातु है, टाइटेनियम मेटल की अगर बात करें, बहुत ही हार्ड होती है। कैसी होती है? हार्ड होती है। और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है ना, मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा हाई होता है इसका। इट इज लाइटर एंड मोर कोरोजन रेजिस्टेंट देन स्टील। अगर स्टील के कंपैरिजन में इसको देखा जाए, टाइटेनियम को, तो यहाँ हल्की होती है, लाइटर होती है, यानी हल्की होती है किससे? स्टील से। और साथ ही कोरोजन रेजिस्टेंट होती है, यानी आसानी से इस पर जंग नहीं लगती, ठीक है। इट इज वाइडली यूज्ड टू मैन्युफैक्चर द पार्ट्स ऑफ जेट, गैस टर्बाइंस, एरोप्लेन्स, शिप्स, है ना। अगर इसके इस्तेमाल की बात की जाए तो इट इज वाइडली यूज्ड टू, मतलब यह व्यापक रूप से किसमें इस्तेमाल की जाती है? मैन्युफैक्चर ऑफ पार्ट ऑफ जेट, यानी जेट के पार्ट्स, गैस टर्बाइन के पार्ट, एरोप्लेन के पार्ट, शिप्स के पार्ट्स, है ना। एंड आल्सो यूज्ड टू मैन्युफैक्चर इक्विपमेंट्स एंड कंपोनेंट्स यूज्ड इन वार सच एज गन्स, टैंक्स एक्सेट्रा। और इसके साथ में युद्ध में उपयोग की जाने वाले जो भी टैंक्स होते हैं, टैंक्स और गन्स होती हैं, उनके मैन्युफैक्चर में और इक्विपमेंट बनाने में भी इसका उपयोग होता है। देयरफॉर, इसीलिए, ड्यू टू इट्स प्रॉपर्टी, इसी प्रॉपर्टी के कारण, वाइड यूसेज, उसके वाइड यूसेज के कारण, इट इज कॉल्ड वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक वार मेटल। इसी कारण इसको बहुत ही महत्वपूर्ण सामरिक युद्ध धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? सामरिक युद्ध धातु इसको कहते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा क्या मतलब था क्वेश्चन का और क्या आंसर का है, ठीक है। व्हाई इज द पेशेंट ऑफ एनीमिया डिसीज एडवाइज्ड टू ईट आयरन कंटेनिंग वेजिटेबल्स सच एज स्पाइनेक? क्या है इसका मतलब? ऐसे मरीज जिनको एनीमिया हो जाता है, क्या हो जाता है? एनीमिया हो जाता है, तो ऐसे मरीज जिनको एनीमिया हो जाता है उनको सलाह दी जाती है। क्या सलाह दी जाती है? उनको सलाह दी जाती है कि भैया आप ऐसी वेजिटेबल्स खाएं, ऐसी सब्जियां खाएं जिसमें कि क्या हो? आयरन हो। क्या हो? जिसमें आयरन हो, जैसे कि स्पाइनेक, है ना। स्पाइनेक हम बोलते हैं पालक को, क्योंकि पालक में क्या होता है?
पालक में होता है आयरन। तो ऐसे मरीज जिनको एनीमिया होता है उनको ऐसी सब्जियां जिसमें आयरन होता है जैसे कि पालक, तो ऐसी सब्जियां खाने की सलाह क्यों दी जाती है? इसका आंसर देखते हैं। बिकॉज द डिसीज ऑफ एनीमिया इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन। क्योंकि जो बीमारी होती है एनीमिया वो किसके कारण होती है? वह हीमोग्लोबिन की कमी के कारण होती है। हीमोग्लोबिन की कमी के कारण होता है जिसमें कि आयरन होता है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? आयरन होता है। एंड स्पाइनेक इज रिच इन आयरन। और जो पालक होती है उसमें आयरन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, आयरन रिच होती है वहां, विच इज यूज्ड टू फॉर्म hemoglobin, therefore those patient are advised to eat spinach, है ना। और जिसको किसमें यूज किया जाता है? हीमोग्लोबिन में। किसमें? हीमोग्लोबिन में। वो जो आयरन का इस्तेमाल किसमें होता है? हीमोग्लोबिन में, हीमोग्लोबिन को बनाने में, ठीक है। इसीलिए ऐसे पेशेंट जिनको एनीमिया हो जाता है उनको एडवाइस दी जाती है भैया आप स्पाइनेक खाइए। क्या खाइए? स्पाइनेक यानी पालक आप खाइए। उम्मीद करता हूं आपको ये वाला आंसर समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं हमारे आखिरी दो आंसर्स पर। यहाँ पर ऊपर वाला आंसर देख लेते हैं। वाई सोडियम केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल। अब यहाँ पर सोडियम भी बहुत इंपॉर्टेंट मेटल है यहाँ पर, क्योंकि ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल है ना। मोस्ट रिएक्टिव मेटल, ये ऐसी मेटल है जिसको अगर आप पानी में डालोगे या फिर यहाँ पानी से रिएक्ट करती है तो यहाँ ब्लास्ट करती है। क्या करती है? ब्लास्ट करती है, यानी पानी से मिलकर यहाँ ब्लास्ट करती है, ठीक है। तो वाई सोडियम केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल, सोडियम धातु को केरोसिन ऑयल में, मिट्टी के तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है? उसका आंसर यहाँ पर आप देखिए। सोडियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल। जो सोडियम है वहां हाईली रिएक्टिव मेटल होती है भैया, अधिक क्रियाशील धातु होती है। इफ इट इज केप्ट इन ओपन, अगर इसको खुले में रखा जाए तो इट कैन एक्सप्लोसिवली रिएक्ट विद ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर टू केच फायर। अगर इसको हम खुले में रखेंगे, तो जो भी हवा में, किसमें? हवा में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उस ऑक्सीजन से यहां रिएक्ट करेगी और आसानी से क्या पकड़ लेगी? आग पकड़ लेगी। क्या पकड़ लेगी? आग पकड़ लेगी। हेंस, इसीलिए टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर्स, इसीलिए एक्सीडेंटल फायर से, आग से बचने के लिए इसको केरोसिन ऑयल में डुबोकर रखा जाता है, मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंस है ना। लास्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। डिफरेंस बिटवीन आयोनिक कंपाउंड एंड कोवेलेंट कंपाउंड। फिर बोल रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, है ना। 2026 बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लेना, है ना। These are rigid crystalline solid। हम बात करते हैं पहले आयोनिक कंपाउंड की, है ना। आयोनिक कंपाउंड जो कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हो। किससे बनते हो? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है ना, अगर इनकी हम बात करें यहाँ कैसे होते हैं? रिजिड क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। कैसे होते हैं? रिजिड क्रिस्टलाइन ठोस होते हैं, है ना। क्रिस्टलाइन सॉलिड यानी ठोस, यानी कठोर क्रिस्टलाइन ठोस होते हैं ये, ठीक है। दे आर जनरली लिक्विड। सामान्यतः अगर इनकी हम बात करें कोवेलेंट कंपाउंड की, कैसे होते हैं? लिक्विड गैस, या तो यहाँ लिक्विड हो सकते हैं या तो गैस हो सकते हैं। बट हाई मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड्स, लेकिन ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज्यादा होता है वो सॉलिड फॉर्म में रहते हैं। किस फॉर्म में रहते हैं? सॉलिड। लिक्विड और गैस में तो रहेंगे, है ना। दे आर जनरली लिक्विड और गैस, सामान्यतः ये लिक्विड और गैस में रहते हैं। लेकिन ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर मास, है ना, उनका मॉलिक्यूलर मास अगर ज्यादा है तो वहां किस फॉर्म में रहेंगे? सॉलिड फॉर्म में रहेंगे। अगला देखते हैं। दीज आर मोर रिएक्टिव, यहां अधिक क्रियाशील होते हैं और यहां कम क्रियाशील होते हैं। दीज आर सॉल्युबल इन वाटर, यहां पानी में घुलनशील होते हैं और यहां पानी में अघुलनशील होते हैं, यहां पानी में नहीं घुलते, ठीक है। These are good conductor of heat and electricity। अगर आयोनिक कंपाउंड की मैं बात करूं तो यह इलेक्ट्रिसिटी और हीट के गुड कंडक्टर होते हैं, उष्मा के और विद्युत के, है ना। यानी कि इनमें आसानी से विद्युत प्रवाह करती है, ठीक है। तो यह गुड कंडक्टर है किसके? हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के। गर्म आसानी से हो जाते हैं, ठीक है। दीज आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यह बैड कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। These have high melting and boiling point। जितने भी आयोनिक कंपाउंड्स हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। आयोनिक कंपाउंड जैसे हमारा एक NaCl, क्या है? NaCl। तो NaCl आपको पता है इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा हाई होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा हाई होता है। लेकिन अगर मैं कोवेलेंट कंपाउंड की मैं बात करूं, these have low melting point and boiling point। इनका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत कम होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत कम होता है। तो इसी के साथ, इसी लास्ट आंसर के साथ हमारा आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो उम्मीद करता हूं आज के सारे आंसर्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो दोस्तों कुछ भी नहीं करना, मेरे सिर्फ इतनी सी बात मान लेना, जो भी वीडियोस में डेली आपके लिए ला रहा हूं, है ना,
हर 2 दिन में मेरा एक वीडियो अपलोड करने का टारगेट है, मैं उसको पूरा करूंगा एग्जाम से पहले पहले, ठीक है। तो जितने भी मेरे वीडियोस है आप अच्छे से इनको देखें और सारे आंसर्स को अच्छे से लर्न करें, समझें इन्हें। और अगर एग्जाम में इन वीडियो में से कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो आपको उनको अच्छे से करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो भी आज का समझ में आया होगा। और साथ ही हमारे इस वीडियो को लाइक भी कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम मिलेंगे चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। बहुत ही बढ़िया वहाँ वीडियो होने वाला है हमारा वो वाला, ठीक है। तो उस वीडियो का आप अच्छे से वेट करना। और कमेंट बॉक्स में अगर कुछ डाउट हो आपको, है ना, कुछ एक्स्ट्रा पूछना हो, किसी का आंसर अगर आपको चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक यू सो मच।